Waves app now and watch for free. आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं हिंदुस्तान की सोशियो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और कल्चरल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात प्लास्टिक पोल्यूशन यूजेस एंड चैलेंजेस की। फर्स्ट यूज प्लास्टिक के बैन होने के बावजूद हमारे मुल्क में प्लास्टिक के यूज और उससे होने वाले पोल्यूशन और सब्सिक्वेंट वेस्ट मैनेजमेंट का सामना हम सबको करना पड़ रहा है। हमारे मुल्क को बड़ी तादाद में प्लास्टिक पोल्यूशन के साथ जद्दोजहद करना पड़ रहा है, ख़ासतौर पर एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से, जो माहौलियाती यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर पोल्यूशन और मैरीन लाइफ यानी पानी के अंदर के जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्लास्टिक से पैदा होने वाले पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, कैसे और कितना उसका इस्तेमाल किया जाए और प्लास्टिक पोल्यूशन से पैदा होने वाले चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जाए। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। IIPA में सीनियर प्रोफेसर और एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर VK शर्मा, एनर्जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर गोपाल के सारंगी और JNU के सेंटर फॉर साइंस पॉलिसीज में प्रोफेसर माधव गोविंद। नमस्ते। आप तीनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आपका भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं हमारे गेस्ट से। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो हम बात करें प्लास्टिक पोल्यूशन यूजेस एंड चैलेंजेस की। सबसे पहले प्रोफेसर VK शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे कि कितना बड़ा कंसर्न है ये भारत के लिए अगर हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें। देखिए, आज अगर सॉलिड वेस्ट की बात होती है तो सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो प्लास्टिक है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो करीब 16,000 से लेकर 18,000 टन पर डे जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है हमारे यहाँ जनरेट होता है पर डे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये चीज़ है। और देखिए, 1862 में इसका आविष्कार हुआ तो इंग्लैंड में बहुत बड़ी प्रदर्शनी में दिखाया गया कि ये सदी का एक सबसे बड़ा आविष्कार है। और था भी, चूंकि इसका यूज और इसका ये भी हम जानते हैं कि ये बहुत ही सस्ता और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ थी, लेकिन ये इतना बड़ा इसका स्वरूप हो जाएगा और ये इसका सिंगल यूज प्लास्टिक का इतना ज़्यादा चलन हो जाएगा और फिर वो पर्यावरण के लिए इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी, ये किसी को मालूम नहीं था। और इसीलिए हर एक पर्यावरण दिवस पर, चाहे 5 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं और हर उस पे हम लोग बात करते हैं प्रदूषण की। और तो प्लास्टिक हमेशा एक ज्वलंत विषय रहता है चूंकि इसका यूज बढ़ता जा रहा है। अभी 2022 में बैन होने के बाद भी अगर आप देखते हैं तो कुछ राज्यों में तो इसका, मैं सिक्किम में काम करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि सिक्किम में बराबर मैं 10-12 साल से देख रहा हूं कि इसका करीब फर्स्ट यूज प्लास्टिक जो है या एक बार यूज होने वाला जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। और उसमें मैंने देखा कि पब्लिक अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, लोग बाग, आप ना दुकानदार दे सकता है ना कोई लेता है जी। और इतना ही नहीं बल्कि अगर आप वहाँ पे अगर यात्री हैं और या आप वहाँ पे घूमने के लिए भी गए हुए हैं तो बहुत ही टैक्सी ड्राइवर से लेकर के और गांव के आदमी तक वो आपको बताएंगे कि देखिए, अगर प्लास्टिक की बोतल आपके पास है या वो है तो हमें दे दीजिए जी। तो उसको वो फिर रिसाइकिल के लिए उसके लिए भेजेंगे। तो एक इस तरह का पूरी स्टेट में एक वातावरण बना है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि एक बहुत उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम हो गया है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इट्स ए बिगर चैलेंज।
मैं नमामि गंगे के साथ काम करता हूं, तो हम जानते हैं कि पानी में इसका प्रदूषण और उसका क्या कुप्रभाव हुआ है, किस तरह से स्पीशीज को इन्होंने इफेक्ट किया है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु। चूंकि आप जानते हैं कि प्लास्टिक तो एक इस तरह का, और उसमें इस तरह के तत्व होते हैं जो कि इतना जहरीला उनका वो है कि उससे उनकी संख्या भी घट रही है, उनके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो एक ह्यूमन लाइफ से लगा करके और प्लांट लाइफ तक, जो छोटा सा प्लैंकटन है, जो छोटी सी काई है, उस तक इसका प्रभाव देखा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जब भी सॉलिड वेस्ट की बात हो, चाहे वो महानगरों में हो, चाहे वो छोटे गांवों में हो, ये एक बहुत ही ज्वलंत हमारे लिए समस्या है और उसके निदान की बात हो रही है। जी बिल्कुल, एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर गोपाल सारंगी, आपसे समझना चाहेंगे कि कंसर्न तो है, बहुत बड़ा कंसर्न है, किस तरह के इम्पैक्ट, किस तरह से इम्पैक्ट डालता है अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, अभी हमने कहा जैसे पानी में जो जीव रहते हैं उनकी बात करें, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है पॉलीथीन से या फिर प्लास्टिक का पोल्यूशन की अगर हम बात करें? बिल्कुल मालम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपने जो पूछा। प्लास्टिक पोल्यूशन, जैसे शर्मा सर ने भी बताया कि एक ह्यूज प्रॉब्लम खड़ा किया है हमारे कंट्री के लिए, सिर्फ नहीं है विश्व के लिए। इसका साइज़ भी बता दिए कि कैसे अभी 10 मिलियन टन्स एनुअली जो इंडिया का देखेंगे केस, अगर पर कैपिटा देखेंगे 11 kg पर कैपिटा जो है एनुअली इंडियंस प्रोड्यूस करते हैं। एंड ग्लोबल एवरेज से हमारा कम है, बट फिर भी हमारा प्रॉब्लम काफ़ी चैलेंजिंग है। और ये डिफरेंट फॉर्म्स से आते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम ध्यान नहीं देते। जो सैचे है, प्लास्टिक सैचे, छोटे छोटे पाउच जो है, वो गांव तक फैल गया अभी। उसका देखेंगे साइज टोटल में 800 बिलियन सैचे जो है एनुअली प्रोड्यूस होता है। दूसरा चीज़ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बेसिकली जो है टूथब्रश द सेकंड लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर जो है इंडिया में है। प्लास्टिक बॉटल्स, ये काफ़ी जो है डिफरेंट तरह से प्लास्टिक जो है आ रहा है। और जो इम्पैक्ट की बात हम करेंगे, इसका इम्पैक्ट डिफरेंट वे, सोशल इम्पैक्ट है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। और नॉट ओनली पोल्यूशन, इसका एमिशन इम्पैक्ट भी काफ़ी है। अगर एमिशंस देखेंगे आप, उसमें 3.4% ऑफ ग्लोबल एमिशंस जो है प्लास्टिक से ही आ रहा है। तो उसका भी सोल्यूशन अभी निकाल जा रहा है। बट जैसे सर ने बताया, मैराइन लाइफ को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। उसके बावजूद हेल्थ का जो इम्पैक्ट देखेंगे, जैसे कैंसर is primarily caused by the microplastics. So not only that, इसमें यह है कि जैसे impacts को हम बात कर रहे हैं, हमने पर्सनली देखेंगे तो 5 grams ऑफ प्लास्टिक ईच ऑफ अस हर वीक में हमने कंज्यूम कर रहे हैं। सो डिफरेंट वे में वो आता है, आपके खाने में आ रहा है, आपने स्किन के जो टच हो रहा है उसके थ्रू में आ रहा है। और ये सारे जो है हेल्थ को काफ़ी डिफरेंट वे में इम्पैक्ट कर रहा है। कैंसर हो या आपका जैसे बार्थ डिजॉर्डर्स हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे हेल्थ इम्पैक्ट्स भी है। एनवायरनमेंट में, रिवर में जो है रिवर स्पेसीज भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, ओशियन में पर्टिकुलरली इसका इम्पैक्ट काफ़ी है। और इसमें जो है जैसे माइक्रो प्लास्टिक्स है, मेसो प्लास्टिक्स है, और बड़े साइज का है माइक्रो प्लास्टिक्स है। माइक्रो में डिफरेंट तरह का है। जैसे माइक्रो में क्या है कि जैसे कुछ डायरेक्टली से कॉस्मेटिक जो आइटम्स है, वो स्मॉल बीड्स है, वो डायरेक्टली माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होकर ओशन को जा रहा है। कुछ जैसे लार्ज प्लास्टिक्स वो डिग्रेड होकर माइक्रो प्लास्टिक्स होकर ओशन को जा रहा है, ओशन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। सो इसका जो इम्पैक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, ओशन लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, एनिमल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे लैंड का सरफेस को अंदर जाके आपका माइट्स जो है या आपका जो डिफरेंट जो स्पेसीज है जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, वो भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। सो सॉइल को इम्पैक्ट कर रहा है, लैंड को इम्पैक्ट कर रहा है, आपका रिवर को इम्पैक्ट कर रहा है। लैंड से आपने जैसे अभी फ्लड्स हो रहा है, कंट्री के हर जगह पे फ्लड हो रहा है, उसके थ्रू में वो क्या होता है कि प्लास्टिक्स रिवर में जाके मिलता है, फिर ओशन को चला जाता है। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी है, गहरा है। अभी हमको सोचने का वक्त आ गया कि क्या करना चाहिए, इन नॉट ओनली इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में, मार्केट के थ्रू में, पॉलिसी के थ्रू में, इंडिविजुअल लेवल में, कलेक्टिवली, हर जगह कम्युनिटी स्केल में हमको अभी एक्शन इम्प्लीमेंटेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है इसके लिए।
जी, इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, जैसे कि डॉक्टर गोपाल सारंगी कह रहे हैं। प्रोफेसर गोविंद, आपसे समझना चाहेंगे कि आपको सबसे बड़ा इशू क्या लगता है, क्या सबसे बड़ा रीज़न आपको लगता है ये प्लास्टिक पोल्यूशन का? जी देखिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम इसको रिसाइकिल करने का सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये है, क्योंकि प्लास्टिक जो है केवल एक प्रकार की प्लास्टिक नहीं होते, प्लास्टिक बहुत तरह की प्लास्टिक होती है। ऑर्डिनरी लाइफ में सोचते हैं कि सारी प्लास्टिक एक तरह की होती है, नहीं होती है। आप एग्जांपल, जो पानी के बॉटल है, पानी के बॉटल में हम देखते हैं उसमें एक तरह का प्लास्टिक नहीं है, उसकी जो बॉडी है, बॉडी एक प्रकार की प्लास्टिक है, उसका जो ढक्कन होता है दूसरा प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर जो पैकेजिंग का जो लेबल लगा होता है तीसरा प्लास्टिक है। अगर इन तीनों को एक साथ में मिक्स करेंगे तो वो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाएगी, उसकी रिसाइकिल के बाद जो क्वालिटी बनेगी नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे सिरिंज है, मेडिकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे प्लास्टिक के बनते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट का जैसे हम प्लास्टिक करते हैं तो उसमें बहुत कंपोनेंट पार्ट होते हैं, तो वो नहीं होते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि इसको हम प्रॉपर्ली इसको सेग्रीगेट करें। जो मेजर चैलेंज ये आ रहा है कि कंजम्पशन के बाद इसका जो कलेक्शन है वो क्लीन हो, सेग्रीगेटेड कलेक्शन हो, जिससे इसका किया जा सके। ये सबसे बड़ा इसमें चैलेंज आ रहा है। जहां तक है इसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, प्लास्टिक का कोई अल्टरनेटिव है क्या? प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है बायोप्लास्टिक के रूप में, लेकिन बायोप्लास्टिक अभी उतना ज्यादा प्रचलन नहीं आया है, क्योंकि उसका भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और जो रिक्वायरमेंट प्लास्टिक फुलफिल करता है बायोप्लास्टिक शायद अभी वो नहीं कर रहा है, उसमें टेक्निकल चैलेंजेज आ रहे हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के भी पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी जो उसमें बनाई है, जो रिसेंट अभी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को अमेंड किया है, जिसका अभी आज 1 जुलाई 2025 से वो लागू हो गया है, इफेक्ट में आ गया है, और उसमें सारी इंडस्ट्रीज उससे कंसर्न है कि ये अगर लागू हो जाता है तो वो कैसे अफेक्ट करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए कि उनका कंसर्न क्या है, इंडस्ट्री का कंसर्न क्या है, कंज्यूमर का कंसर्न क्या है, और गवर्नमेंट का कंसर्न क्या है। जी, आपने अमेंडमेंट की बात की, भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 जो अमेंडमेंट आया उसके बारे में और आपसे समझना चाहेंगे, किस तरह के और इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? जी, जो अभी लेटेस्ट, ये तो जनवरी में ही पास हो गया था बिल, लेकिन उसमें प्रोविजन था कि 1 जुलाई 2025 से इम्प्लीमेंटेशन में आ गया था। इसमें 3 प्रोविजन मुख्य रूप से किया गया था। पहला प्रोविजन ये किया गया था कि हर प्लास्टिक का जो 3 जो उसके मेन एजेंट थे, उसके जो प्रोड्यूसर थे, प्लास्टिक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो प्लास्टिक को इम्पोर्ट कर रहे हैं या जो ब्रांड ओनर हैं, जो पैकेजिंग में जो किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड ओनर है, इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जो भी प्लास्टिक वो यूज करते हैं उसके ऊपर वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करें। वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने का 3 तरीका उनको बताया गया है। एक पहला तरीका उनका ये है कि उस पर बार कोडिंग करें। बार कोडिंग से पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस प्रकार की प्लास्टिक है, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, रिसाइकलिंग कहाँ होगी, कहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुआ, पूरा डिटेल होगा, तो बार कोडिंग करना है। दूसरा है उसका एक यूनिक नंबर दे देना। एक यूनिक नंबर से भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट किस प्रकार का प्लास्टिक है, कहाँ रिसाइकलिंग के लिए कहाँ है, तो कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तीसरा ये हुआ कि प्रोडक्ट के साथ जो ब्राउचर दिए जाते हैं, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन होता है, उसी तरह से उसकी पैकेजिंग मटेरियल का भी पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन ये देना कंपल्सरी हो गया है। ये सारे PIBO के लिए नहीं, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर के लिए। तो ये एक प्रकार से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने प्रोडक्ट को वापस करके रिसाइकलिंग करने के लिए। जी बिल्कुल, तो ये समझ में आया कि जो नया अमेंडमेंट आया है जो लॉ का, और उसमें किस तरह की और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सरकार ने लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे, अगर बात करें नमामि गंगा की, क्योंकि आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, तो अगर नमामि गंगा के साथ आपने बहुत क्लोजली काम किया है, प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे इम्पैक्ट डालता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि पूरी, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे मैरीन वाटर हो, दोनों तरह के पानी में अगर प्लास्टिक जाएगा तो वहाँ के जीव जंतु जितने भी हैं वो प्रभावित होते हैं। ये एक नोन फैक्ट है। अभी जो आपने ओशियंस में देखा होगा, अभी जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो कहीं इकट्ठा हो जाता है। ये तक कहना है लोगों का कि 2050 में फिश से ज्यादा जो है प्लास्टिक होगा ओशियंस के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसको बहुत आसानी से
या बहुत सरलता से नहीं लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या, अगर हम इस बात की बात करें जो वाटर में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है? देखिए, जब ये डिग्रेड होता है तो जितने भी इसमें जैसे कैडमियम है, जैसे और जो तत्व हैं, तो वो जो हैं इतने हानिकारक हैं कि वो फिश फोना को जो है पूरा खत्म करते हैं। जी, मैंने तो आपको बताया कि जैसे कि अगर फ्रेश वाटर में भी अगर प्लास्टिक है, हाँ। तो फ्रेश वाटर में जो छोटी छोटी एल्गी हैं, जिनका बहुत रोल है, जो सूर्य की किरणों से जो है अपना प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, जो कि जीव जंतुओं के लिए भोजन है, उन तक को जो है ये किल कर रहा है। तो आप देखिए ना कि जो छोटी सी शैवाल या एल्गी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो एल्गी से लगा करके, और तो इसीलिए छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने, तो हमारी जो फूड चेन है, जो जितने भी वाटर सिस्टम में जो हमारी फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। जो गंगा की आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि वहां पे आप देखिए बहुत तरह की मछलियां थी, और वहां से प्रदूषण की वजह से आप देखिए कि कितनी स्पीशीज वहां से जो है वो खत्म हो गई। अब जैसे जैसे प्रदूषण खत्म हो गया है तो डॉल्फिन वापस आ गई जी। डॉल्फिन जो कि गंगा से बिल्कुल बंगाल की खाड़ी तक हम देखते थे कि बिल्कुल लुप्त हो गई थी एक तरह से, आज आप देखिए कि प्रदूषण के कम होने से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक ये किसी भी और आज के ये बहुत ही दुख की बात है कि गंगोत्री से लगा करके और जहां गंगा खत्म होती है वहां तक अगर आप देखेंगे जो इसमें वेस्ट है, तो उसमें प्लास्टिक की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। चूंकि हम उसकी जो दोष है, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि देखिए 2-3 चीजें हैं जो कि सब मुख्यतः जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जो पाउचेज हैं, जितने भी, चाहे वो पोटैटो का हो, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो शैशे आपके तंबाकू का हो, चाहे किसी, इन सब में जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। पेट बॉटल्स हैं आपके जो है ढक्कन हैं, ये सारी चीज, तो जितनी भी ये 50% तो पोल्यूशन प्लास्टिक जो है इन्हीं से जनरेट होता है। तो आज जो हमारी समस्या है वो ये है कि शहरों में देखिए स्वच्छता अभियान भारत में चला, तो आपने देखा कि कितना उसका प्रभाव पड़ा। और इसी प्रकार से अगर ये अवेयरनेस जनरेशन अगर ये हम कंटिन्यू करते हैं तो ऐसी बात नहीं है, लोग बाग समझते हैं कि इसका कितना नुकसान हो रहा है। आज की तारीख में अगर शहरों में आप देखते हैं तो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने प्लास्टिक के थैले लेना और वहां उसमें सब्जियां लेना वो बंद कर दिया है जी। वो चाहते हैं कि भाई एक थैला हम अपने घर से लेकर के जाएं। तो एक जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ का मतलब ही ये था कि भैया जिस तरह से हम लोग पहले रहते थे, जो हमारी पहली सभ्यता थी, उसी को वापस लाएं। अगर ये प्लास्टिक का, चूंकि इसका इस्तेमाल अब इतना बढ़ गया है कि चाहे पैकेजिंग हो, चाहे इसका बैग्स, और इसकी यूटिलिटी भी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं थी, नहीं तो इतना इसका विस्तार ना होता। तो यूटिलिटी के लिए हम अल्टरनेटिव देख रहे हैं, और जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि अल्टरनेटिव तो हैं, स्टार्च और जितने सेल्यूलोज और उससे जो है ये बायोडिग्रेडेबल बनाने की बात तो करी जा रही है, लेकिन इसका तो सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये सस्ता बहुत था। अगर बायोडिग्रेडेबल हम बनाते हैं तो और इसके तो बहुत अल्टरनेटिव हैं जो इससे बहुत सस्ते हैं। तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल एक अल्टरनेटिव है और उस पर रिसर्च हो रही है। अगर वही सस्ता हो जाएगा तो वो भी एक चीज हो सकती है, लेकिन हमें अपने लाइफ स्टाइल में, हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में, हमें अपने जो प्लास्टिक का जो हमारा वेस्ट जो जनरेट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतवर्ष में जो वेस्ट जनरेशन है और मुल्कों के जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले पे तो बहुत कम है जी। लेकिन हमें उससे तुलना नहीं करनी है। हमें तो ये है कि यही हमारे लिए बहुत हानिकारक है, यही एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और इसको सॉल्व करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सारंगी, प्लास्टिक वेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि वाटर वेस्ट में भी
जाता है वो और किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। आपने बताया कि एग्रीकल्चर में भी किस तरह से वो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, जिस तरह से एग्रीकल्चर के थ्रू वो लैंड में जाता है और नुकसान पहुंचाता है। फिर सेग्रीगेशन की भी एक प्रॉब्लम सामने आई। और क्या इश्यूज़ हैं और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इस अगर प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक मुद्दा हो सकता है? एक्चुअली इसमें जैसे प्रोफेसर ने बताया अभी कि सेग्रीगेशन, कलेक्शन, डिस्पोजल जो है, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी अभी तक हमारा जो सेक्टोरल डिविजन्स होते हैं उसमें बोलते हैं कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है, ये कंट्रोल नहीं है, इट इज़ नॉट एक्चुअली फॉर्मल सेक्टर। सो उसमें इनफॉर्मेलिटी की वजह से क्या होता है, आपको एक्चुअली मालूम नहीं है कि कैसे सेग्रीगेट हो रहा है, कौन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन उनके पास है या नहीं है, कलेक्शन कैसे हो रहा है, डिस्पोजल जैसे इंसिनरेशन प्रोसेस है, जैसे बर्निंग कर लेते हैं, 80% जो है वो बर्निंग में जाता है, सो उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है, एमिशंस भी जनरेट होता है। तो एक तो मेजर प्रॉब्लम है कि ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको फॉर्मल सेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट एक फॉर्मल वे में पता चलेगा कि डेटा आएगा इसके ऊपर कि कितने पोल्यूशंस हो रहे हैं, कितने आपने कलेक्शन किया है, कितने सेग्रीगेशन हो सकता है, सारे जो सेग्रीगेशन, कलेक्शन, डिस्पोजल का डेटा आपके पास आएगा। सो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले से ही है। इसको एक्चुअली जो रैग पिकर्स बोलते हैं, वेस्ट पिकर्स बोलते हैं, उसके बारे में हमारे पास कंप्लीट डेटा नहीं है बट नॉट कंप्लीट। जैसे रूरल एरिया में क्या हो रहा है क्या कुछ मालूम नहीं है। जैसे मैंने पहले बता रहा, साचे का जो इम्पैक्ट है अभी तक मालूम नहीं है। और ये साचे ज्यादातर जैसे बारिश हुआ तो चला जाता है रिवर्स में फिर चला जाता है ओशिन्स को। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो इस प्रॉब्लम को छोड़ के हमने जैसे हेल्थ का प्रॉब्लम बताया, सो और आगे जाके से फ्यूचर के लिए भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर में फील्ड में भी ये जाके मिलकर एग्रीकल्चर का आउटपुट था उसमें भी आ रहा है माइक्रोप्लास्टिक्स। सो माइक्रोप्लास्टिक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है कि उसको कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसका कलेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको टेक्नोलॉजी भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए इसमें। अभी जो हमारा इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुआ था बुसान में, उसमें 2 ग्रुप्स कंट्रीज थे। एक है HAC कंट्री जो हाई एम्बिशन कंट्रीज है, दूसरा कंट्रीज जो बेसिकली लाइक माइंडेड कंट्रीज। उनके बीच में 2 तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर खड़ा था। एक HAC कंट्री जो है वो चाहते थे कि प्रोडक्शन को रोके प्लास्टिक्स का, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है वो चाहते थे कि रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा दे। सो अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने जो प्रोडक्शन को रोकेंगे, आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो आपके पास एडिक्वेट ऑल्टरनेटिव के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे बायोप्लास्टिक्स हम बात कर रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो हमारे पास वो एडिक्वेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव आएगा नहीं। तो इसीलिए आपने देखेंगे जैसे जुलाई 2022 में बैन किया गया था SUP जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स को, उसके बावजूद भी काफी सिटीज में सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रहा है। इसीलिए हो रहा है बिकॉज उसका जो जैसे सर ने बताया अभी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव हो जा रहा है बट आपको उसी रेट में इनएक्सपेंसिव, जैसे पहले हमने बात कर रहे थे कि प्लास्टिक इनएक्सपेंसिव है, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑल्टरनेटिव नहीं है। और उसकी वजह से ये काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है बिकॉज आपके पास इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास फाइनेंस टेक्नोलॉजी जो है जो एडिक्वेट नहीं है, तो वो टाइम लगेगा धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, बट हमको टाइम चाहिए, हमको ऑलरेडी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसको इम्प्रूव बढ़ावा देना चाहिए। ये सब होगा तो डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे आएगा। और सबसे ऊपर जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सर ने बताया, शर्मा साहब ने, अवेयरनेस क्रिएट करना। सो इट अवेयरनेस ऑल लेवल में, बायर्स लेवल में होना चाहिए, सेलर्स लेवल में होना चाहिए। सो लोगों को अवेयर होना चाहिए कि मैं प्लास्टिक खरीद रहा हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ हानिकारक नहीं है, मेरे फ्यूचर जनरेशन के लिए हानिकारक है। सेलर्स जो है उनको भी ये अवेयरनेस होना चाहिए, तभी धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है कम होगा और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको हमने रिजॉल्व कर पाएंगे। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी टेक्निकल तरीके से समझाया कि क्या क्या नुकसान है और किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है। प्रोफेसर गोविंद, आपसे लेमन लैंग्वेज में समझना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप समझाएं कि प्लास्टिक पोल्यूशन से किस तरह से बुरा असर पड़ सकता है हेल्थ पर और आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, लोगों पर। देखिए, प्लास्टिक्स में क्या होता है, जब उसको फूड उसमें पैकेज किया जाता है तो जो फूड पैकेजिंग जो प्लास्टिक होता है वो दूसरा होता है, और उसमें दूसरा नहीं हो तो उसको बोलते हैं MLP।
मल्टी लेयर प्लास्टिक होते हैं। मल्टी लेयर प्लास्टिक क्या होता है, कई लेयर के प्लास्टिक को, डिफरेंट प्रकार के प्लास्टिक को करके उसको करते हैं, या तो उसको दूसरी तरह कोटिंग करते हैं। आपने देखा होगा एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, पेपर की कोटिंग होती है और रिजिड प्लास्टिक की कोटिंग होती है जी। उसके साथ में एक दूसरा FSSAI का एक गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट जहां पे फूड डायरेक्टली कांटेक्ट में प्लास्टिक में आ रहा चाहिए तो वो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक हो, नहीं तो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स वो फूड में चले जाते हैं। आपने देखा होगा एक काले रंग की प्लास्टिक होती है और उस काले रंग के प्लास्टिक का ट्रे होता है जिसमें खाना पैक करके लोग खाते हैं। वो बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी होता है हाई टेम्परेचर पर उसके मॉलिक्यूल्स पिघल करके खाने में मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि वो जो केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिसिटी जो उसके अंदर होती है वो हमारे बॉडी में चली जाती है, तो उससे बहुत सारी हमारी बीमारियां होती हैं। उससे कैंसर भी हो सकता है, हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करता है और इवन हमारा जेनेटिक मटेरियल को भी वो डिस्टर्ब करता है। तो ये प्लास्टिक तो कई तरीके से बहुत ही डेंजरस होता है। इसमें जरूरत है कि लोग उसको अवेयर हों और उसको प्रॉपर्ली उसका यूज करें। जी जी बिल्कुल। तो कैंसर तक जैसी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि प्रोफेसर गोविंद बता रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे कि प्रॉब्लम्स के बारे में हमने किया कि इश्यूज़ क्या हैं और किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकता है, हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अब सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाना चाहिए, एक आम आदमी इसमें कैसे ये कर सकता है? देखिए, ये बहुत मुख्य सवाल है जी, चूंकि हमें ये तो मालूम ही है और ये करीब करीब ये वैज्ञानिकों तक नहीं बल्कि एक आम आदमी को भी पता है कि प्लास्टिक का और माइक्रो प्लास्टिक के बारे में जो है, अगर आप गांव में, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव में भी जो है लोगों को ये मालूम जरूर है कि ये किस प्रकार से हमारी हेल्थ को जो है असर करता है और ये हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने ये एक मैसेज पब्लिक को दिया और ये कहा कि भाई अगर ये होता रहेगा तो इसमें आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, इसमें आपकी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो अफेक्ट होंगी। अभी जहां तक उसकी बात है कि कैसे इसके लिए किया जाए, तो दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो बात हो रही है, जैसे कि अभी प्रोफेसर साहब ने बताया कि अभी एक एक्ट भी आ गया है, अमेंडमेंट हुआ है और वो लागू भी हो गया इसी महीने से। और तो एक तो ये चीज हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है जी। और एक मेरा इसमें कहना जरूर होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टेट के हाथ में होती हैं। तो स्टेट्स को भी जो है उसमें पूरा एक तरह से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये तो पर्यावरण का इशू है जी। ये तो हमारे स्वास्थ्य का इशू है, ये तो हम लोगों से जुड़ा हुआ इशू है जी। तो अगर कोई निर्णय इस तरह का लिया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कोई चीज कहती है, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें सबको लागू करना चाहिए। उसमें कोई ना कोई बहाना खड़ा करके और कोई ना, तो वो एक तो वो समस्या है जो सबसे बड़ी है। तीसरी चीज क्या है कि ये खाली स्टेट और सेंटर तक की बात नहीं, बल्कि ये जो चीज है ये नीचे तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, पंचायत और पंचायत को अब तो बहुत सारे अधिकार हो गए हैं। तो पंचायत को जो है पर्यावरण के बारे में भी बहुत, अभी तो मैं सिक्किम में मैं काम करता हूँ, तो हर एक पंचायत के पास बायोडायवर्सिटी रजिस्टर और ये सब, और इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, तो हर पंचायत को ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं जी। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये है जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं, लॉन्ग टर्म में जो होंगी और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय चीजें हो रही हैं। आप देख ही रही हैं कि किस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आज प्लास्टिक जो है वो सबसे मुख्य एक बिंदु हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो तो हो रहा है, वो लॉन्ग टर्म उसमें कुछ होंगे। जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म को मैं जो जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसका कलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रिसाइकलिंग। और जैसे मैं देख रहा हूं कि आजकल जो महानगर हैं उनमें बहुत, और कुछ महानगर जो सबसे स्वच्छ कहलाते हैं, आप मिसाल दे सकती हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में उज्जैन है, या मतलब कई सारे इस तरह के सिटीज़ हैं जहाँ पे
60% से ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिसाइकल हो, ताकि उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाए। जी। इसी तरह से जैसे कि एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे ये तो सॉइल पोल्यूशन तक करने लगा है, तो उसमें उसके लिए जो है हमारा जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो एग्रीकल्चर का, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि अभी 2 साल पहले की बात है, एक एनजीओ है दिल्ली की, सीड्स इंडिया, उसने जो है कुछ जिलों, दिल्ली के कुछ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के स्कूल्स में अवेयरनेस की, और उस अवेयरनेस में प्लास्टिक के बारे में समझाया। तो उन बच्चों ने अपने घर जाकर के अपने पेरेंट्स को, अपने साथियों को उसको बताया कि अगर आप ये इस्तेमाल करते रहेंगे तो इसका ये प्रभाव होता है। मैं सच बता रहा हूं कि इस तरह के बहुत इम्पैक्ट, हालांकि उसका थोड़ा स्लो होता है, बट दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस उसका बहुत लॉन्ग टर्म प्रभावी असर होता है और हो रहा है। तो इस तरह से एनजीओज का रोल, इस तरह से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का रोल, वो सब बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। अभी भारतीय लोक प्रशासन संस्था, हमारे यहाँ जो है सेंटर फॉर अर्बन अफेयर्स है, तो हम लोग हर कार्यक्रम में ये प्रदूषण को, एक किस तरह से सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं, और प्लास्टिक किस तरह से जो है इसका कम किया जा सकता है और इसके यूज को कम किया जा सकता है, उस पर चर्चा होती है। बिल्कुल। तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। डॉक्टर सारंगी, आपसे समझना चाहेंगे कि उसको तो नहीं रोका जा सकता, कि ग्रोथ भी ज़रूरी है, और साथ ही बढ़ रहा है ई कॉमर्स और बढ़ रहा है पैकेजिंग वेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जैसे सर ने बताया, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जब सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हमारे सॉल्यूशन जो है 2 पहलू में आता है, 2 डिफरेंट टाइप से। एक तो है टॉप डाउन है, एक बॉटम अप है। सर ने बॉटम अप के बारे में काफ़ी बोला कि अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है, लोगों को अंदर ही जागरूकता पैदा करना है कि आपको कैसे रिजल्व करना है। टॉप डाउन में हम लोग बात भी कर रहे थे कि अभी जैसे इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस भी काफ़ी आ रहा है, कन्वेंशंस आ रहा है। यूनाइटेड नेशन जाति संघ जो है हमारे, तो जो UNEA एनवायरमेंटल असेंबली, उन्होंने कंटिन्यूसली ये प्लास्टिक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लास्ट मीटिंग जो हुआ था बुसान में, इतना उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा, बिकॉज कंट्रीज के बीच में थोड़ा सा समझौता नहीं बढ़ पाया। बट हमारे कंट्रीज में भी रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे तो जैसे प्रोफेसर ने बताया कि हमारा जो है वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो कब से बना हुआ है, 2016 से बना हुआ है, और उसको धीरे धीरे हम अमेंड करें, चेंज करें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स। अभी 2024 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। उसमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस दिया गया है कि कैसे आप उसको एड्रेस करेंगे। वो सॉल्यूशंस इंडस्ट्री के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे अभी बोला गया है कि आपका जो प्लास्टिक्स है वो 50 माइक्रोन से कम होना जरूरी नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज जितना छोटा होगा उतना माइक्रो प्लास्टिक ज़्यादा क्रिएट होगा। तो कुछ रेगुलेशन जो है वो इंडस्ट्री के लिए है, यूजर्स के लिए भी है, प्रोड्यूसर्स के लिए है, यूजर्स के लिए है। और उसको जो 2022 का जो रेगुलेशंस था उसमें हमने वो रेगुलेशंस में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ERP करके एक रेगुलेशन है, उसको हमने एम्बेड किया। क्योंकि ये बोला गया कि जो प्रोड्यूस करे, जैसे सर ने बोला PIBO है, प्रोड्यूसर्स इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, उनके लिए ये रेगुलेशंस की आप ओनली प्रोड्यूस करके छोड़ देंगे मार्केट में, ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप उसको डिस्पोजल तक भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्या करना है। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बंद करिए, मल्टी यूज प्लास्टिक है ये उसको अपने तरीके से बनाइए ताकि ना उसका इम्पैक्ट कम रहे। ये तो पहले हो गया हमारा जो पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस के बारे में। हम मार्केट को भी ला रहे हैं, बिकॉज हमने पहले बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए। मार्केट में अभी एक नया जो आ रहा है, जैसे कार्बन मार्केट का चल रहा है, ऐसे प्लास्टिक के केस में प्लास्टिक जो क्रेडिट बोलते हैं, उसमें अगर आपने प्लास्टिक को कन्वर्ट करवाया या प्रूव कराई ये प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किए हुए हैं, तो आपको डिपेंडिंग ऑन कितना टॉन्स आपने किया वो आपको कन्वर्ट मॉनिटरी वैल्यूज भी दे देगा। तो मार्केट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले ए रोल। सो मार्केट का भी इंपॉर्टेंट रोल अभी आ रहा है। और तीसरा जो सर ने बताया कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इफेक्टिव सोल्यूशंस लाएंगे। सो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेशंस का है, और इंडस्ट्री को भी, जैसे हमारा सेंटर में है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है,
उनका जो है इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्रीज के ऊपर। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री को समझना चाहिए कि रेगुलेशन से उसी हिसाब से उनको प्रोड्यूस करना चाहिए, और उसके ऊपर जो जैसे हमने दूसरी जगह पे MRP होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम रहना चाहिए कि जो इंडस्ट्री प्लास्टिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लास्टिक जो इंडस्ट्रियल नॉर्म से उसी बेसिस में रहना नहीं है, उसको छोड़ के उनका भी जिम्मेदारी है, सोसाइटल मेंबर्स है तो उनको एक जिम्मेदारी सिटीजन्स के हिसाब से, जिम्मेदारी इंडस्ट्री ओनर्स के हिसाब से ये लेना पड़ेगा कि प्लास्टिक्स को कैसे कम किया जाए, ऐसे प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जो ड्यूरेबल है, रिसाइक्लेबल हो सकता है, धीरे धीरे कम किया जा सकता है। सो इंडस्ट्रीज के ऊपर तो नॉर्म्स ऑलरेडी है ही, तो दे नीड टू इम्प्लीमेंट इट बेसिकली। जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, चाहे वो आप एक सिटीज़न हैं या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है। अगर हम सरकार के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें प्रोफेसर गोविंद, आपसे समझना चाहेंगे, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, इंडिया प्लास्टिक्स पैक्ट हो या फिर प्रोजेक्ट रीप्लान हो, किस तरह के इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली से लिया है। पहले तो पॉलिसी की ओर बनती थी कि ठीक है ये कर लेना है जी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या एकदम टारगेट बेस्ड कर दिया है कि कितना टारगेट उसको मीट करना है ईयर वाइज। अभी जो लेटेस्ट टारगेट उन्होंने किया है, सारे प्लास्टिक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 जो प्लास्टिक का टारगेट है, अभी 30% उसका रिसाइकलिंग हो रहा है, और गवर्नमेंट 2025 से ऑनवर्ड 2029-30 तक ये 60% इसका टारगेट ईयर वाइज उन्होंने दिया है कि 30, 40, 50 एंड 60% टारगेट इसको मीट करना है। और दूसरा जो कैटेगरी है उनका अभी वो 10% है, उसको 20% उसको टारगेट ले जाएंगे, और थर्ड कैटेगरी का अभी 5% है, उसको 10% तक रिसाइकिल करने का टारगेट दिया है। तो ये जो है टारगेटेड मॉनिटरिंग हो गई है, और इस मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट ने पूरा सिस्टम ये बनाया है कि सारे जो प्रोड्यूसर हैं, इंपोर्टर हैं, ब्रॉड ओनर हैं, इनका एक डेटा प्रोफाइल CPCB जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पर होगा, और वहां पर वो अपना देंगे कितना उन्होंने इंपोर्ट किया और कितना किस कैटेगरी में उन्होंने रिसाइकिल किया, जिससे उसकी मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो उसमें इंडस्ट्री को भी अब एक चैलेंज ये आ रहा है, वो कह रहे हैं कि ये जो टारगेट है वो मीट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं मीट हो पाएगा? क्योंकि रिसाइकिल प्रोडक्ट उतना है नहीं, उतने लेवल पर रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। केवल पेट टाइप का जो प्लास्टिक है, जो पानी का बोतल है, उसका रिसाइकलिंग भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। 90 to 95% जो प्लास्टिक के बोतल हैं वो सारे रिसाइकिल हो जा रहे हैं, लेकिन जो और जो प्लास्टिक हैं, और प्रकार के जो प्लास्टिक हैं, उनकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। वो रिसाइकलिंग ना होने के बहुत सारे उसके कारण है। एक तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको कहते हैं मल्टी लेयर MLP प्लास्टिक। MLP प्लास्टिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको रिसाइकिल आसानी से नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो होता है प्लास्टिक का जो सेग्रीगेशन अगर नहीं हुआ, कंटामिनेट हो गया, तो वो जब रिसाइकिल होगा तो वो बहुत ही कंटामिनेटेड प्लास्टिक जनरेट करेगा, जिसका उपयोग जो है पैकेजिंग मटेरियल या फूड्स क्वालिटी में नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। और दूसरा ये जो गवर्नमेंट का है कि हम ये रिसाइकिल मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री है रिसाइकलिंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया। ये सही भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग अपने देश के अंदर बढ़ाएंगे, जिससे उसका जो लाइफ साइकिल है प्लास्टिक का वो बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर गोविंद, यहाँ पर अपने व्यूअर्स के लिए हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स जो बताया उसका एग्जाम्पल क्या आप दे सकते हैं? देखिए, MLP प्लास्टिक जो मैंने बताया, मल्टीलेयर प्लास्टिक, जो सबसे डिफिकल्ट होता है समझने के लिए, ये जो चिप्स हम जो खाते हैं, चिप्स जो खाते हैं उसको देखिए, वो प्लास्टिक इवन रैक पिकर उसको कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेशल प्रकार की प्लास्टिक होती है, और वो बनाने के लिए कई लेयर उसमें होते हैं, और वो लेयर इतना मतलब टेक्निकली साउंड होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं कि बाहर से कोई कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि फूड आइटम जो है वो कंटामिनेट ना हो। दूसरा जो है वो काफी स्ट्रांग भी हो, अगर उठा के पटका जाए, इधर उधर दिया जाए तो भी वो टूटे नहीं। और थर्ड थिंग्स ये है कि वो लंबे समय तक वो चलते रहें, और उसके ऊपर एक प्रिंट मटेरियल भी प्रिंट करना है, तो एक विशेष प्रकार की इंक होती है जिससे उस पर लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है। वो उस मटेरियल को इतना कॉम्प्लिकेट बन जाता है कि उसकी
फिर रिसाइकलिंग नहीं की जा सकती है। इसीलिए जो हमारे शैम्पू के पैकेट होते हैं, छोटे छोटे पाउच होते हैं, गुटखा के पाउच होते हैं, या चिप्स के जो होते हैं, या जो कैंडीज होती हैं, विभिन्न प्रकार कैंडीज होते हैं जो रैप की जाती हैं, यानी वो सारे प्रोडक्ट जिसमें फूड डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं वो मल्टीलेयर प्लास्टिक्स में होते हैं, जिसको रिसाइकलिंग करना डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता, उसको किया जा सकता है, लेकिन उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी एडिक्वेट मात्रा में हमारे पास अभी नहीं है। जी, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है फिलहाल। प्रोफेसर शर्मा, आपसे समझना चाहेंगे तो फिर सोल्यूशन क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग, आप कितना इस पर जोर देना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रिसाइकल, रीयूज और यही 3R का जो प्रिंसिपल है वो हम लोग मानते भी हैं, और ये इसी को हम लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, और ये हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। जो हमारे कार्यक्रम हैं जो राष्ट्रीय स्तर से, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का आपने नाम लिया, तो उससे देखिए एक सब सिटीज में एक होड़ लग गई है कि ये वेस्ट पहले तो सेग्रीगेशन और गीला कचरा और सूखा कचरा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी अवेयरनेस एक छोटे छोटे टाउन्स तक, छोटी छोटी जगह तक जो है चली गई है, और एक आपस में एक परस्पर ये भी संपर्क भी बना हुआ है कि भाई ये शहर जो है बार बार सबसे स्वच्छ क्यों कहलाता है, लोग बार देखने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से गवर्नेंस का एक हिस्सा बन गया है। और यही एक बहुत जरूरी चीज है कि अगर हमारी गवर्नेंस में ये आ जाए, अभी चाहे जितनी भी जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं या कोई और बात करते हैं या सॉलिड वेस्ट, तो जो जितने भी पर्यावरण से संबंधित चीज अगर वो गवर्नेंस का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारा आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वहीं से सारी पॉलिसी बनती है, वहीं से हम लोग जो पब्लिक अवेयरनेस की बात करते हैं, इंसेंटिव्स की बात करते हैं, जो इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो सब इसी चीज पर आधारित होगी कि भाई आप जितना कम प्रदूषित करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। जैसे कि रिसाइकिल का सर ने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि अभी रिसाइकिल जो है बढ़ रहा है जी। और महानगरों में भी बढ़ रहा है और छोटी जगह में भी बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्लास्टिक जो है वो कोई एक दो तरह का नहीं बल्कि एक दर्जन और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और उसमें मेडिकल वेस्ट भी है और उसमें तो ये इतनी आसान चीज भी नहीं है कि हम हर चीज को और उसमें फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज फिर तो वो सब किया जा रहा है जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हम सब कर रहे हैं बल्कि लेकिन हमें मालूम है कि क्या क्या चीज हो सकती हैं और उनकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज मुझे दिखाई देती है जी। बिल्कुल सर्कुलर इकोनॉमी की हमने बात की। डॉक्टर सारंगी, आपने बताया किस तरह से वेस्ट पिकर्स को हम फॉर्मल सिस्टम में ला सकते हैं और वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं तो IoT या फिर AI का इस्तेमाल कैसे हो सकता है इसमें? बिल्कुल, आपने अच्छा जिक्र किया सर्कुलर इकोनॉमी कह के, क्योंकि आपने जो प्लास्टिक्स को देखेंगे उसका जो पूरा वैल्यू चेन बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन से लेकर डिस्पोजल तक जो बात करते हैं, हम एक्चुअली सोचते हैं, हमारा सोच को बदलना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि प्लास्टिक इनएक्सपेंसिव है या लेस कॉस्टली, एक्चुअली नहीं है। क्योंकि उसके सारे एनवायरमेंटल और जो हेल्थ कॉस्ट देखेंगे, अगर उसको मोनेटाइज करके इंक्लूड करेंगे कॉस्ट इंक्रीज करेगा। क्योंकि आपने एक्सट्रैक्शन से लेकर जैसे काफी सारे मोर देन 95% प्लास्टिक जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है जी। सो उसका पोल्यूशन सिर्फ नहीं है, एमिशंस भी ज्यादा है। उसको जो मैन्युफैक्चरिंग है उस टाइम भी प्रॉब्लम है। उसको जब हम यूज करते हैं हम इजीली यूज करके फेंक देते हैं। उसका तो एक पार्ट है डिस्पोजल करना है, रिसाइकलिंग करना है। अभी जो आपने बोला कि अगर इसका एक मैपिंग किया जाए, जैसे IoT हो गया या जो एडवांस IT टेक्नोलॉजी है, उसको हम मैपिंग करके पता चले कि कहाँ पे कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है, किस तरह से प्लास्टिक जनरेट हो रहा है और कितना अमाउंट रिसाइकिल हो रहा है, कितना डिस्पोजल हो रहा है, और उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आ रहा है कि कुछ प्लास्टिक जो है वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी जाता है, उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि सारे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है जी। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे अभी प्रोफेसर ने बताया है
कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो है वो हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो हमें एक सेगमेंट को नहीं देखना है, हमें पूरा सेगमेंट को देखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम की जैसे हम बोलते हैं ना कि ग्रेव टू क्राइडल टू ग्रेव जो है वो अप्रोच है, पूरा सर्कुलर इकोनॉमी की कितना हमने यूज कर लिया, कितना रिसाइकिल कर लिया, कितना हमने डिस्पोजल कर रहे हैं, उसको क्या करना है आगे लेकर। और ये सारे डेटा के लिए आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि आप IoT यूज करिए। सेकेंड है कि जैसे हमने बात किया कि इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको हमने कैसे IoT यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने एग पिकर्स है, कहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, सो कितना लीकेजेस है, रूरल इकोनॉमी में कितना आ रहा है। ये सारे मैपिंग हमको काफी हेल्पफुल करेगा। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा आपने बोला कि सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है क्राइडल टू ग्रेव अप्रोच है, उसको आपने अप्लाई करके एक मैपिंग हो सकता है, यानी मैपिंग की वजह से हमें पता चल जाएगा कि कितना लीकेज हो रहा है और उसकी वजह से आपने ये आइडिया कर सकते हैं कि क्या करना है आगे जाकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी का कितना रोल बड़ा हो सकता है इसमें, ये हमने बात की अभी। और जैसे कि प्रोफेसर गोविंद ने भी कहा, प्रोफेसर गोविंद आप बता रहे हैं टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, तो इसमें प्राइवेट पब्लिक एक साथ में आके भी कुछ नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे इसके ऊपर। देखिए, प्लास्टिक हमारी 21वीं शताब्दी का जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम रिड ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसके साथ हमें जीना है। लेकिन इसको कैसे हमें यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और कितने दिनों तक इसको यूज करना है, ये चीज़ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें, जैसे प्रोफेसर शर्मा सर ने बताया कि इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो हमारा 3R रदर अप टू 5R की जो आती है कि पहले हम रिफ्यूज करें, फिर उसको रीयूज करें, रिपर्पस करें, फिर उसको रिसाइकिल करें किसी तरह कैसे। तो कम से कम रिफ्यूज जब करते हैं, अगर कोई चीज़ अगर हमें लेना है तो अपने जैसे बताया कि हम अपना झोला लेके जाएं, सब्जी लेके आएं, प्लास्टिक को रिफ्यूज करें कि हम नहीं लेंगे। अगर लाना पड़ जाता है तो उसको निकाल के फिर रीयूज करें या रिपर्पस करें। और वो रिपर्पस हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा हम बढ़ावा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी अभी प्राइवेट सेक्टर में या मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ पे चाह रही हैं कि ला करके यहाँ पर उसको रिसाइकलिंग प्लांट यहाँ पे लगाए जाएं। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके ये अच्छे प्लांट लगा सकते हैं, और उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको हम अगर जोड़ते हैं तो जो कलेक्शन का काम है वो अच्छी तरह हो सकता है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर गोविंद, डॉक्टर सारंगी, प्रोफेसर शर्मा, आप तीनों ने वक्त निकाला और स्टूडियो में आए और इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों गेस्ट मौजूद थे। आज हम बात कर रहे थे प्लास्टिक पोल्यूशन यूजेस एंड चैलेंजेस की, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें देना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बड़ी बहू, ये तुम्हारा